नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने दशकों तक लोगों के रोंगटे खड़े किए हैं। वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया का स्मरल परिवार का प्रेतबाधित घर। हाँ, ये कहानी है 1974 से 1989 के बीच की। इस एक आम से दिखने वाले परिवार ने कुछ ऐसी भयानक और अविश्वसनीय घटनाओं का सामना करने का दावा किया जो सुनने में किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इसे समझने के लिए कई अलग अलग नजरिए भी हैं। जैसे YouTube पर पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं सरबजीत और पूजा के साथ हुई एक चर्चा है। हाँ, और विकिपीडिया का फैक्चुअल ब्यौरा भी है। कुछ और YouTube डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, जैसे द टेप लाइब्रेरी, मिस्टीरियस दुनिया। और एक हॉरर फोकस्ड पब्लिकेशन ब्लडी डिस्गस्टिंग का लेख भी। तो मतलब हमारे पास परिवार के अपने अनुभव हैं, जांचकर्ताओं का विश्लेषण है, सीधे सपाट तथ्य हैं और जाहिर है शक करने वालों के तर्क भी हैं। सब कुछ देखेंगे। सही। तो आज हम करने क्या वाले हैं? हम स्मरल परिवार के जो हैरान कर देने वाले दावे हैं उन्हें परत दर परत खोलेंगे और जो मशहूर पैरानॉर्मल जांचकर्ता थे एड और लॉरेन वॉरेन, उनकी भूमिका और उनके जो निष्कर्ष थे उनको भी देखेंगे। हाँ, वो तो इस केस का एक अहम हिस्सा है। और साथ ही इस पूरे मामले पर जो गहरे सवाल उठे, जो संदेह उठाए गए, उन्हें भी खंगालेंगे। बिल्कुल। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कथित प्रेतवादन इतना परेशान करने वाला क्यों बन गया और आज भी क्यों प्रासंगिक है। खासकर जब इसे आने वाली कंजूरिंग फिल्म से भी जोड़ा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस उलझी हुई कहानी की पड़ताल। चलिए। तो कहानी का सिरा जुड़ता है अगस्त 1973 से। जैक और जेनेट स्मर्ल तूफान एग्नेस में आई बाढ़ में अपना घर गंवाने के बाद वेस्ट पिट्सटन की चेस स्ट्रीट पर बने एक डुप्लेक्स घर में रहने आते हैं। हाँ, और उनके साथ जैक के माता-पिता जॉन और मैरी, वो भी डुप्लेक्स के दूसरे हिस्से में रहते थे, और बच्चे भी थे, डॉन, हीदर और जुड़वा बेटियां शैनन और किम। मतलब एक पूरा भरा पूरा परिवार। एक आम अमेरिकन परिवार, नई शुरुआत की उम्मीद में। बिल्कुल। लेकिन ये घर, जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, नया नहीं था। 1896 में बना था, मतलब काफी पुराना। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा। और स्थानीय लोगों में इसकी थोड़ी कह सकते हैं अजीब सी शोहरत भी थी। कानाफूसी होती थी कि यहाँ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस को कई बार बुलाया गया है, ऐसा लोग कहते थे। कुछ लोग दबी जुबान में जादू टोने की बातें भी करते थे। ओह। यहाँ तक कि जब घर खाली रहता था तब भी लोगों ने खिड़कियों से चेहरे झांकते देखने का जिक्र किया। अरे बाप रे। और एक दिलचस्प बात ये भी थी कि ये घर शायद पुरानी कोयला खदानों के ऊपर बना हो सकता था, जिससे कुछ अजीब आवाजें या घर के ढांचे में हल्के बदलाव, सेटलिंग साउंड जिसे कहते हैं, वो मुमकिन थे। तो ये एक प्राकृतिक स्पष्टीकरण की संभावना तो थी। कुछ स्रोतों में घर के पास सूअर की हड्डियां मिलने की भी बात है, जो थोड़ी अजीब लगती है। खैर, घर में आते ही चीजें थोड़ी गड़बड़ होने लगी। हालांकि शुरुआत बहुत धीमी थी, एकदम रोजमर्रा की परेशानियां जैसी। हाँ, जिन्हें शुरू में नजरअंदाज करना आसान था। बिल्कुल। जैसे घर में मरम्मत का काम चल रहा था तो औजार अचानक गायब हो जाते और फिर उतनी ही रहस्यमयी ढंग से वापस मिल जाते। जैक की माँ मैरी ने एक नई कालीन बिछाई, लेकिन उस पे बार बार एक गीला तेल जैसा दाग उभर आता। जितनी बार साफ करो उतनी बार वापस। अजीब। पाइपलाइन ठीक कराने के बाद भी लीक करने लगती। बाथरूम में नए सिंक और टब लगाए तो बिना इस्तेमाल किए उन पर गहरे खरोच के निशान दिखने लगे। दीवारों पर ताज़ा पेंट किया तो पुराने दाग उसके नीचे से झांकने लगे। हाँ, ये छोटी छोटी बातें थी जिन्हें शायद घर के पुराने होने या मरम्मत की खामियों से जोड़ा जा सकता था। मतलब शुरू में कौन सोचता है कि ये भूत प्रेत का मामला है। सही कहा। लेकिन फिर धीरे धीरे घटनाओं का स्तर बढ़ने लगा और वो ज्यादा परेशान करने वाली हो गई। जैसे 1974 में उनके नए टीवी में अपने आप आग लग गई। फिर दूसरे बिजली के उपकरण भी खराब होने लगे या आग पकड़ने लगे। यहाँ तक कि जैक की कार में भी आग लगने की घटना हुई। हाँ, और उनकी सबसे बड़ी बेटी डॉन, जो उस वक्त करीब 9 साल की थी, वो अपने कमरे में हवा में तैरते हुए लोग देखने की शिकायत करने लगी। जाहिर है माँ बाप के लिए चिंता की बात थी। बिल्कुल। और ये सिलसिला रुका नहीं। रेडियो अचानक फुल वॉल्यूम पर बजने लगते, टॉयलेट अपने आप फ्लश हो जाते, दीवारों के अंदर से कोई लगातार खटखटा रहा हो ऐसी आवाजें आती, और सबसे अजीब, घर में अचानक सड़े हुए मांस या गंधक जैसी तेज बदबू फैल जाती और फिर उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती। ये वो चीजें थीं जिन्हें अब महज इत्तेफाक कहना मुश्किल होता जा रहा था। सही। और फिर ये घटनाएं सिर्फ अजीब आवाजों या गंध तक सीमित नहीं रहीं।
इनका असर घर के बाहर भी दिखने लगा। जैसे लॉन में रखी कुर्सियां बिना हवा के भी हिलने लगती। ओह, फिर व्यक्तिगत अनुभव और ज्यादा डरावने होने लगे। एक रात जैक को महसूस हुआ कि कोई बर्फीला ठंडा हाथ उसके कंधे को सहला रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पत्नी जैनेट गहरी नींद में सो रही थी। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। हाँ, और परिवार के दूसरे सदस्यों को अक्सर देर रात जैक और जैनेट के बीच जोर जोर से झगड़ने की आवाजें सुनाई देती। अच्छा। लेकिन जब वो पता करने जाते तो देखते कि जैक और जैनेट तो आराम से सो रहे हैं अलग अलग कमरों में। हाँ, ऐसा लगता था मानो कोई उनकी आवाजों की नकल करके उन्हें डराने या आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाजों की नकल वाली बात तो वाकई बहुत अजीब है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर मानसिक तनाव पैदा करना चाह रहा हो। और फिर पहली बार कुछ ठोस रूप में दिखने का भी दावा किया गया था। हाँ, फरवरी 1984 या 85 के आसपास। मतलब ये घर में आने के लगभग 10-11 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई। जैनेट ने रसोई में एक काले धुएं जैसे इंसान के आकार की छाया देखने का दावा किया। काला साया? हाँ, और इस साये का कोई चेहरा नहीं था। जैनेट के अनुसार वो छाया सीधे उसके आर पार निकल गई, जैसे वो हवा हो। वो बहुत डर गई थी। जाहिर है। और हैरानी की बात यह कि कुछ ही पल बाद जैक की माँ मैरी ने भी ठीक वैसी ही छाया को दीवार में से गुजरते हुए देखा, दूसरे कमरे में। एक ही समय पर दो लोगों को? लगभग एक ही समय पर। तो इसे महज वहम कहकर खारिज करना मुश्किल था। इस काले साए के दिखने के बाद तो जैसे घटनाओं का बांध ही टूट गया होगा। अब बातें सिर्फ महसूस करने या देखने तक नहीं रही, बल्कि शारीरिक हमलों तक पहुंच गई। ये बहुत ही भयानक मोड़ था। निश्चित रूप से। एक भारी लाइटिंग फिक्सचर जो छत से लटका हुआ था, अचानक टूटकर नीचे गिर गया। जैनेट और उसकी बेटी किम तो बाल बाल बच गईं, लेकिन दूसरी बेटी शैनन को चोटें आईं। ओह माय गॉड! जैक ने एक रात खुद को बिस्तर से कई फीट ऊपर हवा में तैरता हुआ पाया और फिर जोर से नीचे पटक दिया गया। क्या लेविटेशन? हाँ, ऐसा उनका दावा था। उनका पालतू कुत्ता साइमन, जिसे परिवार बहुत प्यार करता था, उसे किसी अनदेखी ताकत ने उठाकर दीवार पर दे मारा। बेचारा जानवर। एक बेटी ने दावा किया कि उसे किसी ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया। परिवार के सदस्यों के शरीर पर अचानक खरोच और काटने जैसे निशान उभरने लगे, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। मतलब बिना किसी वजह के? हाँ, बिना किसी वजह के। बिस्तर अपने आप हवा में उठने लगे और इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उन पर सो पाना नामुमकिन हो गया। ये सब सुनना इतना भयानक है तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा। और दावे तो इससे भी ज्यादा परेशान करने वाले स्तर तक पहुंच गए थे, जिनमें यौन हमलों का जिक्र भी है। हाँ, और यही वो पहलू है जो इस केस को खास तौर पर विचलित करने वाला बनाता है। एक रात इंटीमेट होने के बाद जैनेट को महसूस हुआ कि किसी अनदेखी शक्ति ने उसे बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दिया। हे भगवान! जैक ने एक और भी भयावह दावा किया। उस पर एक सक्यूबस जैसे दिखने वाले प्राणी ने हमला किया। सक्यूबस? वो जो लोक कथाओं में होती है? हाँ, वही। लोक कथाओं के अनुसार एक ऐसी शैतानी हस्ती जो इंसानों पर, खासकर सोते हुए पुरुषों पर यौन हमला करती है। जैक के विवरण के अनुसार उस प्राणी का चेहरा एक बूढ़ी औरत जैसा था, लेकिन शरीर जवान था। त्वचा पपड़ीदार थी, आंखें लाल थीं, मुंह हरा था, दांत नुकीले थे और उसके शरीर से कोई चिपचिपा बदबूदार पदार्थ रिस रहा था। अविश्वसनीय। ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और जेनेट के साथ भी ऐसे अनुभव हुए? जेनेट ने भी अनदेखी ताकतों द्वारा यौन उत्पीड़न का दावा किया, जैसे नहाते समय बाथरूम में मर्दों जैसी सीटी की आवाजें सुनना। उफ। और उनकी किशोर बेटी डॉन ने एक बेहद डरावना अनुभव बताया कि जब वो शावर में थी तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ा, सहलाया और फिर इतनी जोर से भींचा कि उसे दर्द हुआ। एक बच्ची के साथ ऐसा? हाँ, इस तरह के दावे पैरानॉर्मल मामलों में भी बहुत कम सुनने को मिलते हैं और इनकी पुष्टि करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन परिवार के लिए ये बेहद दर्दनाक अनुभव थे। इन शारीरिक और यौन हमलों के अलावा वो आवाजों की नकल और अजीब ध्वनियां भी जारी रहीं। हाँ, वो लगातार चल रहा था। परिवार वाले एक दूसरे की आवाजें सुनते थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, लेकिन पूछने पर पता चलता कि किसी ने आवाज दी ही नहीं थी। डरावना है तो। बेसमेंट से जैनेट का नाम फुसफुसाहट में, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पुकारा जाता था। यहाँ तक कि जब परिवार घर पे नहीं होता था, तब पड़ोसियों को भी घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। पड़ोसियों ने भी सुना? हाँ,
ऐसा दावा है। एक पड़ोसी ने हिम्मत करके एक बार खाली घर में फोन किया तो उसे दूसरी तरफ से एक अजीब लड़की की खिलखिलाहट सुनाई दी। अरे बाप रे। परिवार ने दीवारों के अंदर से आती सुअर के चीखने जैसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड करने का भी दावा किया। सुअर की चीखें दीवारों से? जाहिर है अब इतने सालों, लगभग 13 साल हो गए थे 1986 तक, तो इतने सालों के बाद परिवार टूट चुका होगा और मदद के लिए बेताब होगा। उन्होंने कहाँ गुहार लगाई? उन्होंने सबसे पहले स्थानीय पादरियों से संपर्क किया। घर पर आशीर्वाद और प्रार्थनाएं की गईं। कुछ असर हुआ? हाँ, कुछ समय के लिए शांति भी मिली, लेकिन हर बार गतिविधि पहले से ज्यादा उग्र होकर लौट आती थी। फिर उन्होंने कैथोलिक चर्च के स्क्रैंटन डायोसिस से औपचारिक मदद मांगी, खासकर एग्जॉर्सिज्म के लिए। चर्च ने क्या कहा? लेकिन चर्च शुरू में काफी झिझक रहा था। वे और ज्यादा ठोस सबूत चाहते थे और शायद इस मामले की जो सनसनीखेज प्रकृति थी उससे भी चिंतित थे। चर्च की इस झिझक के बाद ही हताश होकर 1986 में स्मर्ल परिवार ने एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क साधा। एड और लोरेन वॉरेन, अमेरिका के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल जांचकर्ता। इनका नाम आते ही मामला और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, उनका अपना एक तरीका था और उनके निष्कर्ष अक्सर नाटकीय होते थे। स्मर्ल केस में उनका क्या आकलन था? वॉरेन का आकलन वाकई बहुत नाटकीय था। एड वॉरेन का मानना था कि स्मर्ल परिवार को किसी शैतानी ताकत ने खास तौर पर चुना है उन्हें सताने के लिए। द चोजन। हाँ, द चोजन। लोरेन वॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट होने का दावा करती थीं, उन्होंने घर में 4 अलग-अलग शक्तियों को महसूस करने की बात कही। 4? कौन सी? एक बूढ़ी, भ्रमित सी लगने वाली महिला की आत्मा, शायद एबिगेल, एक हिंसक जवान महिला की आत्मा, शायद एलिजाबेथ, और एक हिंसक अधेड़ उम्र के आदमी की आत्मा, शायद पैट्रिक, जिसके बारे में कहा गया कि उसने अपनी पत्नी या प्रेमिका को मारकर खुद फांसी लगा ली थी। ओह। और इन सब के पीछे एक बेहद शक्तिशाली शैतान यानी डीमन, जो इन बाकी आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था और परिवार के डर से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये तो पूरी एक आध्यात्मिक सेना जैसा लगता है। एड वॉरेन का वो 4 चरणों वाला सिद्धांत भी तो था, इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन। हाँ, बिल्कुल। एड वॉरेन अक्सर शैतानी गतिविधि के 4 चरणों का जिक्र करते थे। ये उनके काम का एक तरह से ट्रेडमार्क बन गया था। ये दिखाता था कि वो इन घटनाओं को एक सोची समझी बढ़ती हुई शैतानी प्रक्रिया मानते थे। क्या थे वो चरण? पहला, इन्फेस्टेशन यानी संक्रमण, जिसमें अजीब आवाजें, चीजों का हिलना जैसी शुरुआती घटनाएं होती हैं। दूसरा, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, जिसमें परिवार के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, जैसा स्मर्ल्स के साथ हो रहा था। तीसरा, कब्जा होता था शायद। हाँ, तीसरा, पोजेशन यानी कब्जा, जिसमें शैतानी ताकत किसी इंसान के शरीर पर नियंत्रण कर लेती है। और चौथा और अंतिम चरण, डेथ यानी मृत्यु। वॉरेन का मानना था कि स्मर्ल परिवार ऑपरेशन के चरण में था और पोजेशन के खतरे के बेहद करीब। तो वॉरेन ने खुद भी घर में कुछ अनुभव किया? उन्होंने क्या सबूत इकट्ठे किए? क्या कुछ ठोस मिला? वॉरेन ने दावा किया कि उन्होंने घर में कई असामान्य घटनाएं देखी। हिलते हुए आईने, बिना बिजली के प्लग लगे टीवी का अपने आप चालू हो जाना और उस पर धुंधले चेहरे दिखना। बिना प्लग के टीवी चलना? हाँ, ऐसा उनका दावा था। एड ने कमरे के तापमान में अचानक तेज गिरावट महसूस की, जिसे कोल्ड स्पॉट कहते हैं। उन्होंने एक काला द्रव्यमान या काली छाया देखने का भी दावा किया। और ये भी कहा कि शैतान ने बाथरूम के आईने पर उंगली से बाहर निकलो यानी गेट आउट लिखा था। लिखा हुआ मिला उनके दावे के अनुसार। उन्होंने इन शक्तियों का सामना करने के लिए अपनी जानी पहचानी तकनीकों का इस्तेमाल किया। धार्मिक संगीत, प्रार्थना, पवित्र जल छिड़काना, और जिसे वो रिलीजियस प्रोवोकेशन कहते थे, यानी सीधे तौर पर शैतानी ताकत को चुनौती देना। और उसी दौरान एड पे हमला हुआ था? हाँ, इसी प्रोवोकेशन के दौरान एड ने दावा किया कि किसी अनदेखी शक्ति ने उनका गला घोटने की कोशिश की। उन्होंने कई ऑडियो टेप्स पर खटखटाहट, फुसफुसाहट, गुर्राने और वो सुअर जैसी चीखों की आवाजें रिकॉर्ड करने का भी दावा किया। लेकिन यहाँ एक पेंच है ना जी। ये सबूत अक्सर दस्तावेजों में दर्ज तो बताए जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी पेश किए गए या स्वतंत्र रूप से जांचे गए हों। ये बिल्कुल सही बात है और यही वॉरेन के काम की एक मुख्य आलोचना रही है। सबूतों का जिक्र तो होता है, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल होती है। कई टेप्स या तस्वीरें या तो गायब हो गईं या उन्हें कभी सार्वजनिक जांच के लिए जारी नहीं किया गया। तो फिर एग्जॉर्सिज्म का क्या हुआ?
वॉरेन ने ही सिफारिश की थी? हाँ, वॉरेन की सिफारिश पर चर्च के एक अनुभवी एक्सॉर्सिस्ट फादर रॉबर्ट मैकेना को बुलाया गया। कम से कम 3 एक्सॉर्सिज्म उस घर में किए गए। 3? हाँ, कम से कम 3। एक प्रक्रिया के दौरान तो ये भी दावा किया गया कि जेनेट स्मर्ल पर कुछ समय के लिए कब्जा हो गया था और उनकी आवाज भारी और मर्दाना हो गई थी। ओह, लेकिन क्या इन एक्सॉर्सिज्म से कोई स्थायी समाधान निकला? दुर्भाग्य से नहीं। रिपोर्टों के अनुसार एक्सॉर्सिज्म या तो पूरी तरह असफल रहे या उनसे बस कुछ समय के लिए राहत मिली। अक्सर ऐसा होता था कि एक्सॉर्सिज्म के बाद पैरानॉर्मल गतिविधि कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती थी, जैसे कि शैतानी ताकत चिढ़ गई हो। अजीब बात है, इतने सनसनीखेज दावे, वॉरेन जैसे हाई प्रोफाइल जांचकर्ताओं का शामिल होना, और फिर भी कोई समाधान नहीं। जाहिर है इस पर सवाल उठने लाजमी थे। संदेहवादी क्या कह रहे थे? बिल्कुल। वैज्ञानिक और संशयवादी समुदाय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रोफेसर पॉल कर्ट्स, जो उस समय CSIOP कमिटी फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ द पैरानॉर्मल के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पूरे मामले को सीधे सीधे धोखाधड़ी या स्वॉन्ग होक्स करार दिया। CSIOP तो जानी मानी संस्था है जो ऐसे दावों की जांच करती है। हाँ, कर्ट्स ने वॉरेन की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे निष्पक्ष नहीं थे और पहले से ही अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवार के अनुभव भ्रम, मतिभ्रम या शायद किसी तरह की मस्तिष्क क्षति का नतीजा हो सकते हैं। उन्होंने परिवार की मनोरोग जांच की भी सलाह दी। जेरेक स्माइल की ब्रेन सर्जरी का भी जिक्र आया था, क्या उसे इससे जोड़ा गया? हाँ, जैक के 1983 में पानी भरने के कारण दिमाग की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी। संदेहवादियों ने इस ओर इशारा किया कि क्या ये सर्जरी या उससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति उनकी कुछ धारणाओं को प्रभावित कर सकती थी। ये एक एंगल हो सकता है। एक और मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गॉर्डन ने सामान्य टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोग अक्सर अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक तनावों को समझाने या उनसे निपटने के लिए डीमोनोलॉजी यानी शैतानी शक्तियों के विचारों का सहारा लेते हैं। ये एक तरह से जटिल समस्याओं का एक आसान बाहरी स्पष्टीकरण ढूंढने जैसा हो सकता है। और चर्च का क्या रुख रहा आखिरकार? क्या उन्होंने वॉरेन के निष्कर्षों को माना या वो अभी भी संदेह में थे? चर्च यानी स्क्रैंटन का डायोसिस काफी दुविधा में और सतर्क रहा। जिन स्थानीय पादरियों ने शुरू में घर को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने वहां कोई खास नकारात्मक गतिविधि महसूस नहीं की थी। अच्छा। बल्कि एक पादरी फादर ओलेरी 1986 में 2 रातें स्मर्ल परिवार के साथ घर में रुके थे और उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें उस दौरान कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। ये तो बड़ी बात है। हाँ, चर्च शुरू से ही औपचारिक एग्जॉर्सिज्म की मंजूरी देने में हिचकिचा रहा था। मुख्य कारण थे ठोस स्वतंत्र सबूतों की कमी और शायद एड और लॉरेन वॉरेन का इस मामले से जुड़ना, जिनकी मेथड्स चर्च हमेशा स्वीकार नहीं करता था। तो परिवार ने फिर अपनी कहानी मीडिया में लाने का फैसला किया। इसका क्या असर हुआ? जाहिर है हंगामा हुआ होगा। बिल्कुल। जब चर्च से अपेक्षित मदद नहीं मिली और हालात बदतर होते गए, तो परिवार ने अपनी कहानी सार्वजनिक करने का फैसला किया। कुछ हद तक ये चर्च पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती थी। नतीजा ये हुआ कि मीडिया में तूफान आ गया। राष्ट्रीय अखबारों, टीवी शोज पर ये कहानी छा गई। इसकी तुलना तुरंत ही कुछ साल पहले हुए एमिटीविल हॉरर केस से की जाने लगी। हाँ, वो भी बहुत विवादास्पद था। घर के बाहर दर्शकों और मीडिया की भीड़ लगने लगी। माहौल एक सर्कस जैसा हो गया। पड़ोसियों पर इसका क्या असर पड़ा होगा और परिवार पर क्या आरोप लगे? पैसे के लिए करने का आरोप तो लगा ही होगा। पड़ोसी इस हंगामे से बेहद नाराज थे। उनकी शांति भंग हो गई थी और परिवार पर स्वाभाविक रूप से ये आरोप लगने लगे कि वो ये सब प्रसिद्धि और पैसे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने वॉरेन और लेखक रॉबर्ट करन के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी, द हॉन्टेड, जो 1986 में प्रकाशित हुई और बाद में 1991 में इस पर एक टीवी फिल्म भी बनी। हाँ, मैंने फिल्म देखी है। हालांकि ज्यादातर स्रोत ये बताते हैं कि किताब या फिल्म से परिवार को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हुआ और जो मिला वो उनके द्वारा झेली गई परेशानियों की भरपाई के लिए काफी नहीं था। फिर भी किताब और फिल्म की आलोचना हुई कि वो कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं और संदेहवादी दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हैं। और स्वतंत्र प्रमाण की कमी का मुद्दा बना रहा है ना? बिल्कुल। CSIOP जैसी संशयवादी संस्थाओं को कभी भी घर के अंदर जाकर अपनी जांच करने की अनुमति नहीं दी गई। ये बात संदेह को और बढ़ाती है।
हाँ, ये तो अजीब है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1988 में स्मर्ल परिवार के घर छोड़ने के बाद डेब्रा ओवेंस नाम की महिला उस घर में रहने आई, तो उन्होंने किसी भी तरह की अलौकिक या असामान्य गतिविधि की रिपोर्ट नहीं की। बिल्कुल कुछ नहीं। नहीं, उनके अनुसार सब सामान्य था। ये इस संभावना को बल देता है कि या तो गतिविधि परिवार से जुड़ी थी या फिर पहले के दावे बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। तो आखिरकार इतने सालों की कथित यातना और असफल एग्जॉर्सिज्म के बाद परिवार ने वो घर छोड़ दिया? हाँ, 1989 के आसपास लगभग 15 या 16 साल उस घर में बिताने के बाद स्मर्ल परिवार ने चेस स्ट्रीट का वो घर आखिरकार छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पर स्रोतों में थोड़ी अलग-अलग बातें मिलती हैं। अच्छा, क्या बातें हैं? कुछ स्रोत कहते हैं कि जैसे ही परिवार ने घर छोड़ा, सारी पैरानॉर्मल गतिविधि पूरी तरह से बंद हो गई। अगर ऐसा है तो ये इस बात का संकेत देता है कि प्रेतवादन उस स्थान यानी घर से जुड़ा हुआ था, न कि परिवार से। और दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी थोड़ी ज्यादा परेशान करने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गतिविधि पूरी तरह बंद नहीं हुई, वो कुछ समय तक परिवार का पीछा करती रही। पीछा करती रही मतलब घर छोड़ने के बाद भी? हाँ, जैसे जब वो कुछ समय के लिए एक कैंपिंग साइट पर रहने गए, तब भी कुछ अजीब घटनाएं हुई और शायद उनके नए घर में भी कुछ हद तक ये जारी रहा। तो फिर समाधान कैसे हुआ? इसके समाधान के लिए कथित तौर पर परिवार और उनके नए घर दोनों पर एक अंतिम, शायद चौथे, चर्च द्वारा स्वीकृत एग्जॉर्सिज्म की जरूरत पड़ी। कहा जाता है कि इस अंतिम एग्जॉर्सिज्म के बाद ही उन्हें पूरी तरह से शांति मिली। तो वॉरेन के नजरिए से क्या यह मामला सुलझ पाया था या ये अनसुलझा ही रहा? ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग, खासकर वॉरेन के अनुयायी, इसे शायद एक अनसुलझा मामला मानते हैं, या कम से कम ऐसा मामला जिसे वे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे। हालांकि परिवार को अंततः राहत मिल गई। और जैसा हमने शुरू में कहा, ये केस आज फिर से चर्चा में है, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि आने वाली फिल्म कंजूरिंग लास्ट राइट्स, जो वॉरेन के केस फाइल्स पर आधारित बताई जा रही हैं, शायद इसी स्मर्ल हॉन्टिंग से जुड़ी हो सकती है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये कहानी एक बार फिर लोगों के सामने आएगी नए सिरे से। हमारे स्रोतों में जो दूसरे पैरानॉर्मल जांचकर्ता थे, खूनी मंडे चर्चा से, उनकी कुछ दिलचस्प बातें भी थी। क्या हम उन्हें मौजूदा कहानी के संदर्भ में देख सकते हैं? जैसे उन्होंने रेनोवेशन को एक संभावित ट्रिगर बताया था। हाँ, ये एक आम धारणा है पैरानॉर्मल सर्कल्स में। उनका तर्क है कि घर में बड़ा फेरबदल, जैसे दीवारें तोड़ना या नई चीजें बनाना, वहां मौजूद ऊर्जा क्षेत्रों को, या अगर कोई आत्मा वहां वास करती है तो उसके स्थान को बाधित कर सकता है, जिससे गतिविधि शुरू हो सकती है। हाँ, और स्मर्ल्स ने भी घर में आने के बाद रेनोवेशन किया था। जांचकर्ता ये भी मानते हैं कि इतनी तीव्र और विविध प्रकार की गतिविधि, जैसे आवाजें, छाया, शारीरिक हमले, इसके लिए अक्सर एक से ज्यादा शक्तियों की जरूरत हो सकती है, जो वॉरेन के 4 एंटिटीज वाले सिद्धांत से मेल खाता है। बिल्कुल। और वो नकारात्मक ऊर्जा पर पलने वाली बात कि आत्माएं या एंटिटीज डर से ताकत पाती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण विचार है। सिद्धांत ये है कि कुछ आत्माएं या नकारात्मक शक्तियां इंसानों की नकारात्मक भावनाओं, जैसे डर, गुस्सा, तनाव, इनसे पोषण प्राप्त करती हैं, उनसे ताकत पाती हैं। तो क्या स्मर्ल परिवार का डर और बाद में मीडिया का ध्यान, इसने अनजाने में ही चीजों को और बिगाड़ा होगा? ये संभव है। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन सकता है। डर से गतिविधि बढ़ी हुई गतिविधि से और डर पैदा हुआ। ये कारण और प्रभाव की रेखा को धुंधला कर देता है। क्या परिवार उस घर से भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से इतना बंध गया था कि निकलना मुश्किल हो गया? ये भी एक संभावना है जिस पर वो जांचकर्ता इशारा करते हैं। जांचकर्ता प्राकृतिक कारणों को पहले खारिज करने पर भी जोर देते हैं। ये कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। ये जिम्मेदार पैरानॉर्मल जांच का पहला सिद्धांत है। किसी भी अलौकिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित प्राकृतिक या तार्किक स्पष्टीकरणों को खारिज करना जरूरी है। जैसे अजीब बदबू के लिए सीवर लाइन, मरे हुए जानवर या प्लम्बिंग की जांच करना, आवाजों के लिए घर के पुराने ढांचे, पाइपलाइन या बाहरी स्रोतों की जांच करना। ये महत्वपूर्ण है ताकि असली पैरानॉर्मल गतिविधि अगर है, को सामान्य घटनाओं से अलग किया जा सके। वो मानवीय आत्माओं, घोस्ट्स और अमानवीय शैतानी शक्तियों, डीमंस, इनह्यूमन एंटिटीज के बीच अंतर पर भी ध्यान दिलाते हैं। बुद्धि, शक्ति, इरादे और क्षमता के मामले में शैतानी शक्तियों को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। और वो कब्जे के लिए अनुमति वाली बात,
क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, शैतानी प्रभाव के चरणों, संक्रमण, उत्पीड़न, कब्जे को सबसे गंभीर माना जाता है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्ण कब्जे के लिए व्यक्ति की ओर से किसी न किसी रूप में अनुमति या निमंत्रण की जरूरत होती है। अनुमति? कौन देगा अनुमति? ये अनुमति अनजाने में, दबाव में या किसी नकारात्मक गतिविधि जैसे काला जादू वगैरह में शामिल होकर दी जा सकती है। ये एक जटिल विषय है, लेकिन जांचकर्ता मानते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ इच्छा शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। तो चलिए इस सब को समेटते हैं। ये कहानी है एक साधारण परिवार की, जो 1.5 दशक तक लगातार बढ़ती हुई भयानक और अक्सर हिंसक घटनाओं से जूझता रहा। हाँ, इसमें देश के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल जांचकर्ता शामिल हुए, जिससे मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इस पर तीव्र सार्वजनिक जांच हुई, गहरे संदेह व्यक्त किए गए, और अंत में ये कहानी वास्तविकता, विश्वास, सामूहिक उन्माद और मानवीय धारणा की सीमाओं के बारे में कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। ये मामला आज भी क्यों गूंजता है, क्यों याद किया जाता है? शायद इसके दावों की चरम प्रकृति के कारण, खासकर शारीरिक और यौन हमलों के आरोप, जो पैरानॉर्मल लिटरेचर में भी दुर्लभ है। एक सामान्य रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन के बीच असाधारण और भयानक भय का ये टकराव इसे यादगार बनाता है। और विश्वास करने वालों और संदेह करने वालों के बीच जो बहस इसने छेड़ी, वो आज भी जारी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अनदेखे और अनजाने का सामना कैसे करते हैं, और सबूत का मतलब क्या होता है जब बात ऐसी चीजों की हो जो हमारी समझ से परे लगती हैं। और अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। स्मरण मामले की लंबी अवधि और इसमें वर्णित घटनाओं की तीव्रता को देखते हुए, अगर हम संभावित मनोवैज्ञानिक कारकों या थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति को मान भी लें, तब भी ये मानवीय सहन शक्ति की चरम सीमाओं के बारे में क्या बताता है? हाँ, जब आपका अपना घर ही आपके लिए सबसे असुरक्षित जगह बन जाए, तो इंसान कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है? और कितना सबूत चाहिए होता है किसी ऐसी घटना को गंभीरता से लेने के लिए जो हमारी स्थापित वैज्ञानिक समझ को चुनौती देती हो? या फिर उन जांचकर्ताओं की बात पर गौर करें, क्या नकारात्मक ऊर्जा वास्तव में आत्माओं को पोषित कर सकती है? तो क्या स्मरण परिवार का अपना डर और फिर मीडिया और जनता का ध्यान, इसने अनजाने में ही उस आग को हवा दी होगी जो उनके घर में लगी थी? कारण कौन था और प्रभाव क्या? शायद ये रेखा हमेशा धुंधली रहेगी। सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।